Hi everyone, this is Rehan Khan from Khan Biology Classes, Good Friday. Today we are talking about a very interesting topic, structure of flower. प्यारे बच्चों, आज हम पुष्प की संरचना के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह हमारा पहला वीडियो है, इसको आप सभी लोग बड़े ध्यान से देखें, समझें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सभी लोग करें। चलिए चलते हैं पुष्प की संरचना। पुष्प सभी आवृतबीजी पौधों में, जिसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि पुष्प सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की संरचना होती है। एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें नीचे की ओर एक पेडिसल होता है, एक पुष्प व्रंत होता है और पुष्प व्रंत के ऊपर एक संरचना पाई जाती है जिसको हम कहते हैं थैलेमस, जिसको हम कहते हैं पुष्पासन। पुष्प में नर और मादा, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं। नर और मादा जननांग पुष्प में पाए जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पर देख रहे हैं, आपके सामने पुष्प का स्ट्रक्चर बना हुआ है, पुष्प की संरचना बनी हुई है। इसमें आप देख दोस्तों, पुष्प सभी आवृतबीजी पौधों में, सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की संरचना होती है। एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो सभी आवृतबीजी पौधों में, अर्थात सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पुष्प पाया जाता है। दोस्तों, पुष्प का इंपोर्टेंस क्या है, पुष्प का महत्व क्या है? पुष्प में दोनों प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दोनों प्रकार के जनन अंग प्रेजेंट होते हैं। इसमें नर जनन अंग भी होता है, इसमें मादा जनन अंग भी होता है। अर्थात हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि पुष्प में जननांग उपस्थित होते हैं, पुष्प में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में हम लोग। तो यहाँ पर आप देखें, सबसे नीचे से हम स्टार्ट करेंगे। ये पुष्प का डंठल है जिसके द्वारा हम पुष्प को पकड़ सकते हैं, उसको कैच कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पहला भाग जो नीचे की ओर एरोस में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको हम कहते हैं दोस्तों पेडिसल। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे दोस्तों पेडिसल। हिंदी में इसको हम कहते हैं पुष्प का व्रंत, अर्थात पुष्प व्रंत। ये नीचे का भाग। अब ये जो पेडिसल है, जो पुष्पासन है, ये ऊपर की ओर जाकर के अपना एक शीर्ष बनाता है, एक ऊपर की ओर एक चौड़ा भाग बना लेता है, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं, जिसके ऊपर पूरा पुष्प विराजमान होता है, जिसके ऊपर पूरा पुष्प बैठा होता है, लगा होता है। इस स्ट्रक्चर को, जिस पर पुष्प लगा हुआ है, जिस पर पुष्प बैठा हुआ है, उसको हम कहते हैं दोस्तों पुष्पासन। जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? पुष्पासन। आसन मतलब जहां कोई स्थान ग्रहण की हुई हो, इसलिए ये पुष्प का आसन है, पुष्प यहां लगा हुआ है। पुष्पासन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं थैलेमस। तो आपने देखा कि पेडिसल ऊपर की ओर जाकर के थोड़ा सा शीर्ष स्ट्रक्चर बनाता है, इसको हम कहते हैं पुष्पासन। पुष्पासन इंग्लिश में कहते हैं थैलेमस, और इस थैलेमस पर पूरा पुष्प लगा हुआ होता है। अब जिस चक्र की हमने आपको जैसा कि पहले बताया कि 4 होल्स, 4 चक्र होते हैं एक पुष्प में। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ये आपका पहला चक्र है, किसी भी पुष्प में पहला चक्र होता है दोस्तों, वो होता है उसका कैलिक्स। वो होता है दोस्तों उसका कैलिक्स। कैलिक्स जिसे हम कहते हैं हिंदी में वाह दल पुंज, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? वाह दल पुंज। वाह दल पुंज में आप देख सकते हैं दोस्तों वाह दल पुंज। वाह दल पुंज क्या है? वाह दल पुंज क्या है दोस्तों?
बाह्य दल पुंज में आप देखें तो बाह्य दल पुंज में बाह्य दल पुंज की जो इकाई होती है, बाह्य दल पुंज की जो इकाई होती है उसको हम कहते हैं सेपल। बाह्य दल पुंज की इकाई को, यूनिट को हम क्या कहते हैं दोस्तों? बाह्य दल पुंज की कैरेक्स की यूनिट को, इकाई को हम कहते हैं सेपल, अर्थात बाह्य दल। क्या कहते हैं दोस्तों? बाह्य दल। इनकी विशेषता को हम बता दें, बाह्य दल की विशेषता क्या होती है, क्या स्पेशलिटी होती है सेपल्स की एक फ्लावर के अंदर, तो इसको हम आपको बताएं कि ये ग्रीन कलर के होते हैं, ये हरे कलर के होते हैं और ये पुष्प में भोजन बनाने का काम करते हैं। इनमें इन प्रेजेंट ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, जिससे ये फूड फॉर्मेशन करते हैं, जिससे ये भोजन बनाते हैं और भोजन यहाँ बन करके पूरे पुष्प को वितरित किया जाता है। दोस्तों सेपल्स पुष्प का आउटर वॉल्स होता है, बाहरी चक्र होता है, जिससे इसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उसको ये प्रोटेक्ट करता है, उसकी ये सुरक्षा करता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जानते हैं दूसरा जो पार्ट है फ्लावर का, दोस्तों उसको हम कहते हैं कॉरोला। दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं? कॉरोला। हिंदी में क्या कहेंगे? दल पुंज। चलिए, जैसा कि हमने इसमें देखा, कैरेक्स की इकाई सेपल, बाह्य दल। इसी प्रकार से दूसरा पार्ट क्या है? कॉरोला। कॉरोला माने दलपुंज, दलपुंज की इकाई पेटल। दलपुंज की इकाई, कॉरोला की इकाई क्या होगी उसको? पेटल। पेटल माने दल पुंज। बात कर लेते हैं दलपुंज की, क्या इसका फंक्शन है फ्लावर के अंदर। तो दोस्तों ये सभी फ्लावर्स में, जिन फ्लावर्स में ये दलपुंज प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर्स में दलपुंज प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, तो ये दलपुंज क्या करते हैं? ये दलपुंज हमेशा कलर्ड स्ट्रक्चर होता है फ्लावर में, रंगीन भाग होते हैं फ्लावर में ये दलपुंज। अब रंगीन भाई है, रंगीन किस लिए है? इनका क्या फंक्शन होगा? कॉमन सेंस है, सामान्य सी बात है कि पुष्प में जो सुंदरता आती है, पुष्प में जो अट्रैक्शन आता है, पुष्प जो अट्रैक्ट करने की जो क्षमता है पुष्प में, वो उसके दलपुंज में होती है दोस्तों, उसके कॉरोला में होती है, जिसकी इकाई, जिसकी यूनिट को हम कहते हैं दोस्तों पेटल या दल। पेटल या दल ये कीटों को अट्रैक्ट करता है। ये जो पेटल्स होते हैं फ्लावर में, ये कीटों को अट्रैक्ट करते हैं, कीटों को आकर्षित करते हैं। अब दोस्तों हमें लोगों को भी आकर्षित कर सकते हैं दलपुंज। किसी गार्डन के बाहर से आप निकले, किसी के घर के बाहर से आप निकले और वहां गमले में बहुत सुंदर फूल लगे हो, किसी गार्डन में आप पहुंचे, वहां पर बहुत सुंदर फूल लगे हो, तो हम देख करके हमारे मुंह से निकलता है, वाह क्या फूल है, क्या सुंदर फूल है। तो जो सुंदरता आपको दिखाई दे रही है, जो आपके मुंह से बाहर निकला है, या आपके साथ में जो व्यक्ति है, आप उसको इंगित करते हैं, उसको बताते हैं कि भाई देखो कितने सुंदर फूल हैं। ये जो सुंदरता आपको दिखाई दे रही है उसमें मेरे दोस्तों ये है दलपुंज, ये है कॉरोला। ये ताकत है कॉरोला की, जो आपको अट्रैक्ट कर लेता है और इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर लेता है, आपको अट्रैक्ट करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने से इस फ्लावर को फायदा होता है, क्योंकि इंसेक्ट आएंगे तो ये पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे। परागण की क्रिया में इंसेक्ट जब इसके थ्रू अट्रैक्ट होंगे तो उसमें हेल्प करेंगे, पॉलिनेशन में, परागण में। दोस्तों पुष्प का तीसरा जो भाग है वो है एंड्रोसियम। तीसरा जो चक्र है वो है एंड्रोसियम। इसको हम हिंदी में कहेंगे उमंग। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? इसको हिंदी में कहेंगे उमंग। उमंग की जो इकाई होगी, उमंग की जो यूनिट होगी, मतलब एंड्रोसियम की जो यूनिट होगी, इसको हम कहेंगे दोस्तों स्टेमेंस। स्टेमेन माने आपका हुआ पुंकेसर। एंड्रोसियम की जो यूनिट होगी, द यूनिट ऑफ द एंड्रोसियम इज स्टेमेंस, अर्थात पुंकेसर। उमंग की जो इकाई कहलाएगी, इकाई पुंकेसर क्या कहलाएगी? उमंग की इकाई। अब इसकी विशेषता क्या है? एंड्रोसियम की या उमंग की स्पेसिफिसिटी क्या है? इसका मेन जो है वो स्ट्रक्चर ये है किस लिए, तो आपको बता दें, ये पुष्प का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये पुष्प का नर जनन अंग है। उमंग क्या है? पुष्प का नर जनन अंग है। इसमें नर युग्मक बनते हैं, मेल गैमेट्स बनते हैं,
परागकण का निर्माण इसी भाग में होता है। इसी क्रम में आगे चलेंगे। पुष्प का चौथा भाग जायांग होगा, जिसे इंग्लिश में हम गाइनोसियम कहेंगे। अब जायांग की जो इकाई होगी दोस्तों, जायांग की जो इकाई होगी उसको हम कहेंगे अंडक। क्या कहेंगे दोस्तों? अंडक या स्त्री केसर, इसे हम कहेंगे जायांग की इकाई। और अंडक मतलब इंग्लिश में हम कहेंगे कार्पल। क्या कहेंगे दोस्तों? कार्पल। तो अंडक या कार्पल किसकी इकाई है? जायांग या गाइनोसियम की इकाई है अंडक। इसकी एक विशेषता और हम आपको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है गाइनोसियम की, कि ये पुष्प का मादा जनन अंग है, अर्थात फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसमें मादा युग्मक, जिसमें फीमेल गैमीट्स का या एग सेल का फॉर्मेशन होता है। इसमें किसका फॉर्मेशन होता है दोस्तों? एग सेल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से ये आपके 4 होल्स, 4 चक्र एक पुष्प के कंप्लीट होते हैं। अब दोस्तों इसमें हमें आगे देखना है, इन सब के फंक्शन हमने देखे, इन सब के बारे में हमने जाना। अब हमें सबसे पहले क्या देखना है? अब दोस्तों हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे एक उमंग में से एक स्टेमेंस को निकालेंगे हम। एक स्टेमेंस का स्ट्रक्चर दोस्तों हम देखने वाले हैं। एक स्टेमेंस का स्ट्रक्चर यहां हम देखने वाले हैं दोस्तों, स्टेमेन का स्ट्रक्चर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमने एक सिंगल स्टेमेन बनाया है। एक पुंकेसर की संरचना हमने आपके सामने यहां बनाई। अगर हम इसको इसके अंदर बताएंगे, इसके अंदर भी हम आपको बता देंगे, लेकिन निकाल के बता देना है जिससे आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसको समझ में आ जाए, आपको कोई परेशानी ना हो समझने में। उसके अंदर भी हम लिख देंगे, लेकिन यहाँ अलग निकाल के कर रहे हैं जिससे आपको पूरा क्लियरिफिकेशन यहाँ हो जाए, पूरी कोई त्रुटि ना रहे आपको समझने में। तो यहाँ हम आपको बता दें अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी को, जो हमारा स्टेमिन है, जो हमारा पुंकेसर है, उसको मोस्टली 2 भागों में, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है आपका एंथर और दूसरा है आपका फिलामेंट। एक है आपका दोस्तों परागकोश और एक है आपका दोस्तों पुंतंत्र। एक है एंथर और एक है फिलामेंट। दोस्तों एनसीईआरटी ने स्टेमिन्स के 2 ही भाग बताए हैं, एक एंथर और एक फिलामेंट, लेकिन इनको कनेक्ट करने के लिए इसमें एक कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव या यूज। एक टिश्यू है, ऊतक है, जो परागकोश को एंथर को फिलामेंट से कनेक्ट करता है। तो ये आपके सामने हुआ एक सिंगल स्ट्रक्चर, सिंगल स्टेमिन का स्ट्रक्चर, एक पुंकेसर की संरचना। अब अगर इसको हम यहां दिखाना चाहें आपको, तो आप इसमें भी देख सकते हैं दोस्तों, इनकी संख्या, जो स्टेमेन्स होते हैं दोस्तों, इनकी संख्या अलग अलग पुष्पों में अलग अलग होती है। सभी पुष्पों में इनकी संख्या सेम नहीं होती। ये पुष्प के नर जनन अंग होते हैं, आपको याद रखना है। इनमें ही मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, एंथर। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर जो आपको है, आपको याद रखना है इसमें, ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपका स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा दोस्तों? एंथर। ये क्या कहलाएगा? एंथर। जैसा कि आपने इस डायग्राम में समझा, एंथर। दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा होगा? दूसरा स्ट्रक्चर होगा इसका, ये जो हम आपको बताने वाले हैं, ये स्ट्रक्चर, ये वाला। ये क्या होगा दोस्तों इसका स्ट्रक्चर? ये क्या होगा? फिलामेंट। ये क्या होगा दोस्तों? फिलामेंट। क्लियर है? ये अगर आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो यहाँ आप इसको इससे समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके बाद पुष्प के दूसरे जनन अंग के बारे में, जो कि है मादा जनन अंग। जो क्या है दोस्तों? मादा जनन अंग। बड़े ध्यान से आप लोग देख रहे हैं। दूसरा भाग क्या होगा दोस्तों? इसको दोबारा से बना देते हैं। ये आपका, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? मादा
जनन अंग, अर्थात सिंगल पिस्टिल का स्ट्रक्चर है दोस्तों। ये काय का स्ट्रक्चर है? सिंगल पिस्टिल, एक स्त्री केसर, एक स्त्री केसर का स्ट्रक्चर है ये, एक स्त्री केसर। क्या है ये? सिंगल पिस्टिल। जैसा कि हमने देखा एक सिंगल स्टेमिन के दो भाग थे, ठीक इसी प्रकार से हम देख रहे हैं मादा जननांग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सिंगल पिस्टिल की संरचना, जिसमें दोस्तों सबसे ऊपर की तरफ यहां ध्यान देना, सबसे ऊपर की तरफ होता है वर्तिकाग्र। सबसे ऊपर की तरफ क्या होता है दोस्तों? वर्तिकाग्र होता है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टिग्मा। दूसरा भाग जो होगा दोस्तों, उसका दूसरा जो पतली नली आपको दिखाई दे रही है बीच में, जो वर्तिकाग्र से नीचे की ओर उतर रही है, इस पतली नली को हम बोलेंगे दोस्तों स्टाइल। क्या बोलेंगे दोस्तों? इस पतली नली को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? स्टाइल, मतलब वर्तिकाग्र। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको? वर्तिकाग्र। अब एक लास्ट नीचे की ओर आपको जो फूला हुआ, मटकी की तरह फूला हुआ जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसमें, आपको पूरा पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है मटकी की तरह फूला हुआ दोस्तों, ये है आपका अंडाशय। ये क्या है दोस्तों? आपका अंडाशय। इसको बोलेंगे इंग्लिश में ओवरी। ये क्या है दोस्तों? ओवरी। इसमें हमें याद रखना है ये क्या है? ओवरी। इस तरह से एक पिस्टिल के, एक सिंगल मादा जनन अंग के सिंगल पिस्टिल है, एक स्त्री केसर है। इसके कितने भाग होंगे दोस्तों? पहला भाग होगा इसका वर्तिकाग्र अर्थात स्टिग्मा, दूसरा भाग होगा दोस्तों इसका वर्तिकाग्र अर्थात स्टाइल, यहां से यहां तक होगा ये, और तीसरा भाग होगा इसका होगा अंडाशय या ओवरी, जिसका फूला हुआ पार्ट ये रहेगा। अब यहां हम देखें कि जो हमारा वर्तिकाग्र होगा, जो स्टिग्मा होगा, इसका क्या फंक्शन होगा? ये यहां परागकणों को रिसीव करेगा। इसका जो फंक्शन है वर्तिकाग्र का वो है रिसीविंग ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम ऑल सोर्सेस। इसका क्या फंक्शन होगा दोस्तों? ये परागकणों को, पोलन ग्रेन्स को यहां क्या करेगा? चिपका लेगा। कौन चिपका लेगा? वर्तिकाग्र स्टिग्मा चिपका लेगा। अब इसके आगे के फंक्शन जो है दोस्तों वो मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि आज अपना लिमिटेड टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, इसलिए इसको ज्यादा गहराई से मैं इसको नहीं बताऊंगा। अगले नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं आपको फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन बताऊंगा, उसमें मैं आपको इसके बारे में पूरा समझा दूंगा। दूसरा भाग स्टाइल है और तीसरा आपका पार्ट आपका अंडाशय है। अंडाशय जब पक जाता है दोस्तों, यहाँ ये बहुत इंपोर्टेंट नोट करने वाली बात है, अंडाशय जब पक जाता है, a mature ovary modified या change into a fruit, परिपक्व अंडाशय जब हमारा हो जाएगा तो यही है तो फल में बदलता है। इसलिए हम बता सकते हैं कि किसी भी पौधे में फल आने से पहले फूल का आना बहुत जरूरी है। फूल का वो कौन सा पार्ट है फल में बदलता है? वो पार्ट है अंडाशय। परिपक्व अंडाशय को हम क्या कहेंगे? परिपक्व अंडाशय को हम क्या कहेंगे? फल कहेंगे। यहाँ ये आपके पूरे कार्य कंप्लीट हो गए थे। अब यहाँ हमने आपको बता दिया था कि ये जो सिंगल स्टेम है, एक केसर है, एंथर जो है इसमें परागकणों का निर्माण होगा, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा, यहाँ इसके फटने पर ही वो बाहर निकलेंगे, वो आगे की प्रोसेस है। तो दोस्तों आपने समझा ये पुष्प का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। एक बार इसको फिर से थोड़ा फास्टली हम देख सकते हैं कि उसमें सबसे पहला जो होल्स होगा वो कैलेक्स होगा। कैलेक्स की इकाई क्या कहलाएगी? सेपल या वाहिका। दूसरा क्या होगा? कोरोला होगा। गलगुंज होगा, इसकी इकाई क्या कहलाएगी? पेटल या दल। तीसरा क्या होगा? एंडोसियम या उमंग होगा, इसकी इकाई क्या कहलाएगी? स्टेमेन या केसर। ये क्या होगा? नर जनन अंग है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। और चौथा और लास्ट जो भाग है वो है जायांग, गाइनोसियम, जिसका इकाई, जिसकी यूनिट अंडक या कार्पल होगी। और ये पुष्प का मादा जनन अंग होता है। ये पुष्प का कौन सा जनन अंग होता है दोस्तों? मादा जनन अंग